इस नीले ग्रह की सबसे ऊपरी परत पर वायुमंडल और महासागर एक अनंत शानदार सिम्फनी रचते हैं। ये प्रकाशमंडलीय क्षेत्र है जो महासागर में जीवन का सबसे जीवंत अध्याय है। सूर्य का प्रकाश ब्रह्मांड के अनंत शून्य को पार करता है और अंततः जैसे ही वो समुद्र की सतह से टकराता है, वो अनगिनत छोटे झिलमिलाते चांदी जैसे प्रकाश धब्बों में अपवर्तित और बिखर जाता है। समुद्री सतह से 200 मीटर की गहराई में समुद्री जल एक लगभग जादुई हरे नीले रंग में दिखाई देता है, जहां पानी की हर बूंद सूक्ष्म जगत की लय से स्पंदित होती है। पृथ्वी को एक पतली चादर की तरह ढकने वाले इस गर्म समुद्री क्षेत्र में एक शांत लेकिन विशाल जीवन की कीमिया गोरी चुपचाप चल रही है, और यही गहरे समुद्र के सभी चमत्कारों का स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण। कल्पना कीजिए, उन जगमगाती लहरों के नीचे अनगिनत छोटे जीव तैर रहे हैं जिन्हें नग्न आंखों से देख पाना मुश्किल है। वे महासागर के जंगल हैं, लेकिन उनमें जटिल जड़ें नहीं हैं, ये पादप प्लवक हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण लहरों को भेद कर इस नीले साम्राज्य में प्रवेश करती है, ये छोटे जीव अपना व्यस्त दिनचर्या शुरू कर देते हैं। डायटम, जिनके पास उत्कृष्ट सिलिका के खोल होते हैं जो सूक्ष्म नक्काशीदार कांच की कलाकृतियों जैसे दिखते हैं, और कैल्साइट कवच वाले कोकोलिकोफोर अपनी कोशिकाओं के भीतर हरे क्लोरोफिल का उपयोग करके पानी के अणुओं के बीच से गुजरने वाले फोटॉन को पकड़ते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से सटीक और सुंदर प्रक्रिया है। वे समुद्री जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अकार्बनिक कार्बन तत्वों को जटिल कार्बनिक लंबी श्रृंखलाओं में बुनते हैं। ये न केवल अपने जीवंत का ढांचा तैयार करना है, बल्कि सूर्य की ऊर्जा को ठोस पदार्थ में परिवर्तित करके इस सूक्ष्म शरीर में संग्रहित करना भी है। ये जीवंत प्रकाशमंडलीय क्षेत्र एक विशाल रासायनिक संयंत्र की तरह है जो कभी बंद नहीं होता। जैसे जैसे पादप प्लवक पनपते हैं, महासागर की ऊपरी सतह जीवन के एक घने सूप में बदल जाती है। जब ये छोटे एक कोशिकीय जीव अपना छोटा लेकिन शानदार जीवन पूरा कर लेते हैं या छोटे जंतु प्लवक द्वारा खाए, पचाए और उत्सर्जित किए जाते हैं, तो बची हुई कोशिका भित्तियां जमा हुआ बलगम और पोषक तत्वों से भरपूर उत्सर्जित कण अपने भाग्य का मोड़ लेना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के शुरुआती चरण में एक रंगहीन चिपचिपा पदार्थ, जिसे पारदर्शी एक्सोपॉलीमर कण ट्रांसपेरेंट टैप एक्सोपॉलीमर पार्टिकल्स TEP कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये महासागर में अदृश्य गोंद की तरह होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की अधिकता होने पर पादप प्लवक द्वारा स्रावित होते हैं और समुद्री धाराओं के हल्के धक्के से मूल रूप से छोटे कार्बनिक मलबे, मृत कोशिका खोल और सूक्ष्म खनिज कणों को कसकर एक साथ चिपका देते हैं। ये टुकड़े, जो मूल रूप से पानी में तैरने के लिए पर्याप्त हल्के थे, चिपकने की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाते हैं और उनका घनत्व भी बदल जाता है। वे एक ढीली, हल्की और रुई जैसी संरचना बनाना शुरू कर देते हैं। यही समुद्री हिमपात मरी का प्राथमिक रूप है। इस समय भी वे अभी भी धूप से भरी ऊपरी सतह पर रहते हैं, आसपास के बैक्टीरिया और छोटे कार्बनिक अणुओं को सोखते हुए लगातार खुद को बड़ा करते रहते हैं। इस बिंदु पर ये पदार्थ केवल जीवन के परित्यक्त अवशेष नहीं रह जाते हैं, वे कार्बन तत्वों के भंडार बन जाते हैं जो सूर्य से ऊर्जा और वायुमंडल से कार्बन का श्वास लेते हैं। जब ये रुई जैसे पदार्थ इतने भारी हो जाते हैं कि सतह की अशांति उन्हें और नहीं रोक पाती, तो वे 1000 मील की लंबी यात्रा शुरू करते हैं, धीरे धीरे सूर्य की गोद छोड़कर नीचे स्थित शाश्वत अंधकार की खाई में गिरने लगते हैं। ये केवल पदार्थ का नीचे जाना नहीं है, बल्कि एक भव्य ऊर्जा स्थानांतरण है। प्रकाशमंडलीय क्षेत्र में जीवन की उत्पत्ति इस प्रारंभिक नगण्य कार्बनिक संघनन के माध्यम से बाद में हजारों मीटर गहराई में होने वाले शांत हिमपात के लिए भौतिक आधार तैयार करती है। समुद्री हिमपात के हर कण का केंद्र कभी धूप में एक सूक्ष्म धूल था। वे ऊपरी समुद्री जल के गर्म बिस्तरों में पनपे और अब पृथ्वी की सतह से जीवन की इस सांस को उस गहरे, ठले और अत्यधिक दबाव वाले गहरे समुद्र के बंजर क्षेत्र में ले जाने वाले हैं। जब हम अपनी दृष्टि को चरम तक संकुचित करते हैं, नीले समुद्र के पानी से गुजरते हुए उस माइक्रोमीटर स्तरीय शांत दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि महासागर कोई शुद्ध तरल नहीं है, बल्कि एक कभी न रुकने वाला अत्यंत सूक्ष्मदर्शीय बैले हैं। इस प्रदर्शन के नायक अनगिनत ऐसे जीवन के टुकड़े हैं जिन्हें नग्न आंखों से पहचानना मुश्किल है। वे जीवन के अंत के बाद डायटम द्वारा छोड़े गए नाजुक सिलिका युक्त ज्यामितीय खोल हैं, क्रस्टेशियन द्वारा छोड़े गए काइट ना अविशेष हैं, और यहाँ तक कि छोटे जंतु प्लवक द्वारा उत्सर्जित झिल्ली में लिपटे हुए पोषक कण भी हैं।
ये अवशेष पानी में तैरते रहते हैं और इन्हें समुद्री धाराओं के साथ बिना किसी उद्देश्य के बिखर जाना चाहिए था। हालांकि महासागर में एक रहस्यमय जैविक गोंद मौजूद है जो इस एकाकी बहाव को तोड़ता है। इस गोंद को वैज्ञानिक पारदर्शी एक्सोपॉलीमर कण टेप एक्सोपॉलीमर पार्टिकल्स TEP कहते हैं। ये मुख्य रूप से पादप प्लवक और बैक्टीरिया द्वारा चयापचय प्रक्रिया के दौरान स्रावित पॉलीसैकेराइड अणु होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये पॉलीमर पानी में तैरते हुए अदृश्य रेशम की तरह दिखते हैं, जो पतले, नरम और अत्यधिक चिपकने वाले होते हैं। समुद्री जल के विक्षोभ के साथ भौतिकी का ब्राउनियन गति चुपचाप अपना काम करती है और छोटे खनिज कण, धूल तथा जैविक अवशेष यादृच्छिक टकरावों में इन चिपचिपी तंतुओं के संपर्क में आते हैं। एक बार टकराव होने पर रासायनिक बंधों का आकर्षण नाण एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है, जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को मजबूती से एक साथ खींच लेता है। ये एक धीमी और सुंदर संघनन प्रक्रिया है। जलधाराओं का अपरूपण बल और विभिन्न कणों के बीच अवसादन गति में अंतर के कारण बड़े टुकड़े नीचे उतरते समय एक स्नोबॉल की तरह अपने रास्ते में छोटे कणों को लगातार पकड़ते और निगलते जाते हैं। मूल रूप से बिखरे हुए अर्धपारदर्शी सूक्ष्माणु धीरे धीरे आपस में उलझने, ढेर लगने और मोटे होने लगते हैं, जिससे एक ऐसी संरचना बनती है जो भूमि पर धूल के खरगोश या मकड़ी के जाले जैसी दिखती है। प्रकाश और छाया के अपवर्तन में अनगिनत कोशिका अवशेषों, खनिज लवणों और बलगम से बुने हुए ये समुच्चय एक हल्का चांदी जैसा सफेद रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जब वे द्रव के प्रतिरोध का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से संघनित हो जाते हैं और उनका आयतन कई मिलीमीटर तक बढ़ जाता है, तो एक चमत्कार होता है। वे सूक्ष्म अदृश्य वस्तुएं अंततः नग्न आंखों से दिखाई देने वाले सफेद रुई जैसे पदार्थ में बदल जाती हैं। ये नवजात हिमपात के टुकड़े हालांकि हल्के होते हैं, फिर भी वे महासागर की ऊपरी सतह के सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक कार्बन को वहन करते हैं। वे अब केवल निष्क्रिय रूप से निलंबित कण नहीं हैं, बल्कि उन्हें रसातल तक पहुंचने का टिकट मिल गया है। हर छोटे टकराव और चिपकने के साथ ये सफ़ेद गुच्छे और भारी होते जाते हैं। उनकी संरचना और भी सघन होती जाती है और वे समुद्री जल के उत्प्लावन बल में अपनी नीचे जाने की लय को पा लेते हैं। ये कोई अराजक पतन नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित विकास है, जो अनंत समुद्री क्षेत्र में बिखरी हुई सूक्ष्म जीवन विरासत को गहरी काले समुद्र की ओर बढ़ने वाले एक बड़े पैमाने के शांत हिमपात में संघनित करता है। गहरे नीले पानी में सूरज की भेदन क्षमता धीरे धीरे कम होने के साथ हम एक परिवर्तनकारी सीमा पर पहुंचते हैं, ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन। यहाँ गर्म सतह का समुद्री जल नीचे के ठंडे गहरे समुद्री जल से मिलता है, जिससे घनत्व में अचानक वृद्धि की एक अदृश्य बाधा बनती है। मूल रूप से समुद्री सतह के पास हल्के तैरने वाले समुद्री हिमपात मरीन इस समय एक महत्वपूर्ण रूपांतरण से गुजर रहे हैं। वे बारीक डायटम के खोल, क्रस्टेशियन के छोड़े हुए अवशेषों और चिपचिपे जैविक बलगम से बुने हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण के शांत मार्गदर्शन में वे अंततः घनत्व के बंधन को तोड़ते हैं और 10,000 मीटर गहरे रसातल की ओर अपनी लंबी यात्रा को औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। ये केवल पदार्थ का गिरना नहीं है, ये हजारों मीटर पानी के स्तंभ को पार करने वाला एक शानदार अभियान है, जो जीवन ऊर्जा को धूप से भरे संसार से शाश्वत अंधकार की भूमि तक पहुंचाता है। इस यात्रा की गति इतनी धीमी है कि सांसें रोक देती है। गहरे समुद्र की बर्फ कहे जाने वाले ये कार्बनिक टुकड़े प्रतिदिन केवल कुछ दसियों से सैकड़ों मीटर की गति से धीरे धीरे तैरते हैं। कल्पना कीजिए, समुद्री जल की चिपचिपाहट और दबाव से घिरे होने पर हर बर्फ का टुकड़ा एक अत्यंत घनी हवा में धीरे धीरे गिरता हुआ प्रतीत होता है। उनकी फुर्तीली, छिद्रपूर्ण संरचना उन्हें नीचे उतरने की प्रक्रिया में भारी घर्षण प्रतिरोध पैदा करने देती है। ये प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक नाजुक और भंगुर संतुलन बनाता है, जिससे नीचे जाने की प्रक्रिया लगभग स्थिर, सुरुचिपूर्ण नृत्य में बदल जाती है। जब वे मध्यवर्ती क्षेत्र यानी प्रकाश और छाया के विरल संध्या क्षेत्र से गुजरते हैं, तो आसपास का तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और पानी का दबाव एक अदृश्य विशाल हाथ की तरह चारों ओर से धीरे धीरे कसता जाता है, जिससे हर बर्फ के टुकड़े में से पानी और बुलबुले निचोड़ दिए जाते हैं। इस लंबी ऊर्ध्वाधर गलियारे में समुद्री हिमपात अकेले यात्री नहीं हैं, वे स्वयं एक सूक्ष्म और गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अनगिनत ऊर्जा भूखे बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स पहले से ही इन कार्बनिक टुकड़ों से चिपके हुए हैं। वे राजमार्ग पर परजीवियों की तरह हैं, जो बर्फ के टुकड़ों के साथ नीचे जाते हुए तेजी से जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं करते हैं, जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल पोषक लवणों में विघटित करते हैं। गहराई बढ़ने के साथ ये बर्फ के टुकड़े नीचे उतरने की प्रक्रिया में लगातार टकराते और जुड़ते रहते हैं।
छोटे टुकड़े अन्य कार्बनिक कोलाइड्स के साथ मिलकर स्नोबॉल की तरह बड़े होते जाते हैं, जबकि बड़े टुकड़े अशांति या शिकारियों के प्रभाव से टूट सकते हैं। ये एक सतत चक्रीय विघटन और पुनर्निर्माण की गतिशील प्रक्रिया है, जहां और मीटर के विस्थापन के साथ आणविक स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं। जब समुद्री हिमपात गहराई में तैरना जारी रखते हैं तो वे आधी रात के क्षेत्र मिडनाइट जोन में प्रवेश करते हैं, जहां प्रकाश पूरी तरह से गायब हो जाता है। यहां पानी का तापमान साल भर हिमांक के करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है और विशाल जल दबाव सबसे मजबूत मानव निर्मित पनडुब्बियों को भी कुचलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहां समुद्री हिमपात ही जीवन का एकमात्र स्रोत है। हजारों मीटर की गहराई में रहने वाले अजीबोगरीब जीवों के लिए ये धीमी गति से गिरने वाले टुकड़े ही उनके अस्तित्व के लिए एकमात्र भोजन है। ये बर्फ के टुकड़े वायुमंडल से कार्बन को वहन करते हैं, जटिल समुद्री भौतिक तंत्र चक्रीकरण को पार करते हैं और हफ्तों या महीनों पहले समुद्री सतह पर पकड़ी गई सौर ऊर्जा को मूल्यवान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे हर मिलीग्राम कार्बनिक पदार्थ में संग्रहित किया जाता है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा बायोपंप तंत्र है। समुद्री हिमपात कार्बन के वाहक के रूप में ग्रीनहाउस गैसों को चुपचाप गहरे समुद्र में जमा करता है और सदियों के समय पैमाने पर पृथ्वी के जलवायु के कमजोर संतुलन की रक्षा करता है। इस लंबी और एकाकी यात्रा में समुद्री हिमपात का हर टुकड़ा आकाश से गिरे हुए दूत जैसा है। हालांकि वे नाजुक और छोटे हैं, फिर भी अपनी धीमी नीचे जाने की यात्रा में वे आकाश और रसातल को जोड़ने वाली एक जीवन रेखा बुनते हैं। गहराई नापने वाले यंत्र पर संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर। ताप प्रवणता में शुरू हुए ये छोटे कण एक के बाद एक अपने अंतिम और सबसे स्थिर कदम उठाते हुए उस अंतिम जमाव बिंदु समुद्री तल की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हजारों साल के इस कार्बन चक्र को उस शांत गहरे समुद्री कीचड़ में एक पूर्ण विराम दे सकें। इस कभी न रुकने वाले गहरे समुद्री हिमपात में रात में धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ हर कण केवल एक ठंडा कार्बनिक अवशेष नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत व्यस्त चलने वाला घर है। जब समुद्री हिमपात गर्म ऊपरी समुद्री क्षेत्रों से अपनी यात्रा शुरू करके उस गहरे रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी चिपचिपी सतह अनगिनत छोटे जीवों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाती है। ये कण एक्सोपॉलीमर नामक जैविक गोंद द्वारा कसकर लिपटे होते हैं, जिससे एक अर्धपारदर्शी जेलेटिन जैसी बनावट वाली त्रिआयामी संरचना बनती है। ये गहरे समुद्र में एक चलते फिरते अपार्टमेंट है, कण की तरह है, जो भटकते बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को स्थिर लगाव बिंदु प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, कुछ मिलीमीटर चौड़े कणों की सतह पर जीवन एक अद्भुत घनत्व के साथ आपस में गुथा हुआ है। बैक्टीरिया सबसे पहले पहुंचते हैं और वे शक्तिशाली रासायनिक एंजाइम स्रावित करते हैं, जो कुशल विध्वंस कार्यकर्ताओं की तरह समुद्री हिमपात में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सटीकता से काटते और हाइड्रोलाइज करते हैं। ये जैविक विघटन प्रक्रिया न केवल भौतिक रूप से मलबे की फुर्तीलीपन को बदलती है, बल्कि रासायनिक स्तर पर भी कणों की संरचना को पूरी तरह से नया रूप देती है। एंजाइमों की क्रिया के साथ प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व कण के केंद्र से बाहर की ओर फैलना शुरू कर देते हैं, जिससे ठंडे बंजर समुद्री जल में एक अदृश्य फिर भी ऊर्जा से भरपूर पोषक प्रवाह बनता है। और इस सूक्ष्म भूमि पर जीवन के लिए संघर्ष भी उतना ही तीव्र है। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोफ्लैजेलेट्स और सिलिएट्स जैसे प्रोटोजोआ बैक्टीरिया द्वारा उत्सर्जित रासायनिक संकेतों से आकर्षित होते हैं। वे समुद्री हिमपात की दरारों और छिद्रों में घूमते हुए उन बैक्टीरिया को खाते हैं जो कणों को विघटित कर रहे होते हैं। इस सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शिकार और चयापचय वास्तव में एक कुशल पोषक चक्र केंद्र का निर्माण करते हैं। जब बैक्टीरिया जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, तो वे घुलनशील पोषक लवण छोड़ते हैं, जो आसपास के जीव समुदाय को पोषण देते हैं, और यहाँ तक कि कणों के पीछे एक रासायनिक पदचिह्न भी छोड़ते हैं, जो अधिक गहरे समुद्री निवासियों को इस चलती फिरती दावत में शामिल होने के लिए आकर्षित करता है। जैसे जैसे समुद्री हिमपात नीचे जाता रहता है, इसकी रासायनिक संरचना भी इस सूक्ष्म जैविक बागवानी में लगातार विकसित होती रहती है। मूल रूप से अस्थिर कार्बनिक घटक खपत होते हैं, परिवर्तित होते हैं और अधिक मजबूत, विघटित होने में मुश्किल यौगिक छोड़ जाते हैं। ये गतिशील सहजीवी संबंध समुद्री हिमपात के प्रत्येक कण को रसातल तक पहुंचने से पहले अनगिनत बार पुनर्गठन और शुद्धिकरण से गुजरने देता है। ये केवल मलबे का गिरना नहीं है, बल्कि एक जीवंत जीवन नेटवर्क है, जो सतह की धूप की यादों को लेकर धीरे धीरे पृथ्वी के सबसे गहरे, सब शांत कोनों में प्रवेश कर रहा है। ये चलते फिरते घर सूक्ष्म जगत के रासायनिक परिवर्तनों को व्यापक वैश्विक कार्बन चक्र से कसकर जोड़ते हैं, जिससे गहरे समुद्र के रेगिस्तान में हमेशा जीवन के चयापचय की हल्की रोशनी चमकती रहती है।
गोता लगाने की गहराई बढ़ने के साथ हमने औपचारिक रूप से चमकती समुद्री सतह को अलविदा कहा और उस विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया जिसे वैज्ञानिक मध्यम क्षेत्र मेसोपेलाजिक जोन कहते हैं। ये समुद्र की गोधुली बेला है जिसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश घोलकर डाली गई स्याही की तरह है जो चमकदार नीले रंग से धीरे धीरे गहरे इंडिगो में बदल जाता है और अंततः एक शाश्वत अंधकार में विलीन हो जाता है। ये प्रकाश का कब्रिस्तान है और एक ऐसा संक्रमणकालीन क्षेत्र भी है जो अजीबोगरीब जीवन से भरा है। इस मंद प्रकाश और छाया की सीमा पर समुद्री हिमपात अब केवल निष्क्रिय रूप से गिरते हुए टुकड़े नहीं हैं। यहाँ ये गहरे समुद्र के सबसे लालची और सबसे परिष्कृत द्वारपालों से मिलता है, पारदर्शी, जिलैटिनस और भूतिया लय में स्पंदित होने वाले फिल्टर फीडिंग जीव। कल्पना कीजिए, इस शांत गहरे नीले रंग में अनगिनत क्रिस्टल क्लियर सैल्प्स नियमित लय में धड़क रहे हैं। ये अद्भुत जीव जो जेलीफिश जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में कशेरू की संग से संबंधित हैं जैसे मनुष्य, उनके शरीर एक सटीक ग्लास पंप की तरह होते हैं। वे सक्रिय रूप से शिकार का पीछा नहीं करते बल्कि बलगम से बना एक महीन जाल फैलाते हैं। इस जाल के छिद्र इतने छोटे होते हैं कि वे समुद्री हिमपात में तैरते हुए सूक्ष्म डायटम के टुकड़े, बैक्टीरिया के गुच्छे और यहाँ तक कि पर्यावरणीय डीएनए को भी पकड़ सकते हैं। जब सलब स्पंदित होते हैं तो समुद्री जल पोषक तत्वों को उनके लगभग पारदर्शी शरीर से गुजारता है। ये एक शांत निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन दावत है जो समुद्री हिमपात में मौजूद ऊर्जा को एक पतली, विसरित अवस्था से फिर से जीवन के ईंधन में संघनित करती है। और इस ठंडी गोधुली बेला में और भी विचित्र वास्तुकार छिपे हुए हैं। लार्वा आकार के सी स्क्वाट यानी लार्वेशियन, हालांकि वे आकार में छोटे होते हैं फिर भी वे अपने शरीर से दसियों गुना बड़े बलगम के जालघर बना सकते हैं। ये पारदर्शी महल तरल यांत्रिकी की बुद्धिमत्ता से भरा एक फिल्टर की तरह है जो समुद्री हिमपात को परत दर परत छानता है। जब ये बलगम का महल अत्यधिक मलबे के जमाव के कारण भारी और अवरुद्ध हो जाता है तो लार्वा सी स्क्वाट इसे बेरहमी से त्याग देते हैं। ये परित्यक्त छोड़े हुए घर स्वयं सबसे बड़े समुद्री हिमपात के कण बन जाते हैं। वे उच्च सांद्रता वाले कार्बनिक कार्बन से भरे होते हैं और गहरे समुद्र के गुरुत्वाकर्षण बमों की तरह सीधे रसातल में गिरते हैं। धूली क्षेत्र में समुद्री हिमपात की यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ के जीव समुदाय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया करते हैं जिसे पुनः पैकेजिंग, रीपैकेजिंग कहा जाता है। जब सलप या सिफोनोफोर ढीले समुद्री हिमपात को खाते हैं तो उनकी आंतों में पाचन प्रक्रिया इन हल्के कार्बनिक पदार्थों को सघन, भारी मलकणों में संपीड़ित करती है। ये मलकण एक पतली झिल्ली में लिपटे होते हैं और दिखने में गहरे रंग के टॉर्पीडो जैसे होते हैं। इनकी नीचे गिरने की गति मूल समुद्री हिमपात की तुलना में कई गुना तेज होती है। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। समुद्री हिमपात को निगल लिया जाता है, मलकणों में परिवस्थित करके उत्सर्जित किया जाता है और फिर शायद नीचे के जीवों की एक और परत भारा फिर से पकड़ा, खाया और फिर से उत्सर्जित किया जाता है। हर बार का भोजन और पुनः उत्सर्जन कार्बन तत्वों का सटीक प्रसंस्करण है। इन जिलेटिनस जीवों की आंतों में सहजीवी रूप से रहने वाले सूक्ष्मजीव रासायनिक बंधनों को तोड़ने की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, जिससे सौर विकिरण द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा गहरे समुद्र के जीवों द्वारा अवशोषित किए जा सकने वाले पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाती है। इस समय गोधुली क्षेत्र एक विशाल जैव रिएक्टर जैसा है और जिलेटिनस जीव इसमें मौजूद आग के कीमियागर हैं। वे केवल भोजन नहीं कर रहे हैं बल्कि वे वैश्विक जलवायु को भी नियंत्रित कर रहे हैं। इस बायोपंप क्रिया के माध्यम से वे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बनिक कार्बन में परिवर्तित करते हैं और इसे समुद्री हिमपात के रूप में गहरे समुद्र में सीलबंद कर देते हैं, जिससे इसे वायुमंडल में वापस जाने से रोका जा सके। इस गहरे पानी में खड़े होकर आप एक भव्य लय महसूस करेंगे। अनगिनत स्पर्शक पानी में तैर रहे हैं। पतले सिफोनोफोर कई मीटर लंबे शिकार जाल फैला रहे हैं, गहरे समुद्र में लटकते हुए चांदी के धागों की तरह हर गिरने वाले तारे की धूल को पकड़ रहे हैं। ये एक स्तरित पाचन तंत्र है। हर 1 मीटर नीचे जाने का मतलब है कि समुद्री हिमपात ने गहरे स्तर के विघटन और पुनर्गठन का अनुभव किया है। यहाँ ऊर्जा का एक भी कण बर्बाद नहीं होता है। यहाँ तक कि जहाँ प्रकाश गायब हो जाता है, जीवन अभी भी इस आकाश से गिरने वाले शांत हिमपात के बल पर 1000 मील तक फैले हुए अस्तित्व के जाल को बुनता है, जो समुद्री सतह और रसातल को कसकर जोड़ता है। इस धूप से दूर अत्यधिक दबाव वाले मध्य गहरे समुद्र में प्रकृति की सबसे अद्भुत और सबसे कुशल जैविक वास्तुकला छिपी हुई है। जब मैं धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, गहरे नीले गोधूली क्षेत्र से गुजरते हुए,
तो हमें एक पारदर्शी टैडपोल जैसा एक अजीब जीव दिखाई देगा, लार्वेशियन। स्केलेटन्स, जो शांत द्रव में निलंबित रहता है। ये छोटे जीव, जिनका आकार केवल कुछ सेंटीमीटर होता है, अपनी विशेष उपकला कोशिकाओं का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में 1 मीटर व्यास का बलगम का महल स्रावित कर सकते हैं। ये कोई साधारण बलगम का गुच्छा नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी फिल्टर जाल है जिसमें सटीक ज्यामितीय संरचना होती है और ये प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड से बुना होता है। ये विशाल आवास 2 आंतरिक और बाहरी परतों में विभाजित है। बाहरी फिल्टर जाल एक विशाल गोलाकार पिंजरे जैसा है, जो अत्यधिक बड़े कार्बनिक मलबे और अशुद्धियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है, ताकि आंतरिक सूक्ष्म अंगों को अवरुद्ध होने से बचाया जा सके। जबकि आंतरिक फिल्टर जाल इतना महीन होता है कि वो केवल कुछ माइक्रोमीटर व्यास के सूक्ष्म शैवाल और बैक्टीरिया को पकड़ सकता है। लार्वाशिया आवास के मुख्य केंद्र में रहता है, अपनी चपटी पूंछ को लयबद्ध ढंग से हिलाता है। ये गति न केवल उसे पानी में तैरने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि एक शक्तिशाली जैविक जल पंप की तरह भी काम करती है, जो प्रति घंटे दसियों लीटर समुद्री जल को निस्पंदन प्रणाली में खींच सकता है। माइक्रोस्कोप के नीचे ये महल एक क्रिस्टलीय इंद्रधनुषी चमक बिखेरता है। ये कार्यक्षमता और कलात्मकता का एक पूर्ण संयोजन है। हालांकि ये नाजुकता क्षणभंगुर होती है। समय के साथ फिल्टर जाल धीरे धीरे समुद्री धूल, जैविक उत्सर्जित पदार्थों और माइक्रोप्लास्टिक से अवरुद्ध हो जाता है। जब निस्पंदन दक्षता घट जाती है तो ये एकांतप्रिय वास्तुकार बिना किसी पछतावे के अपना घर छोड़ देता है, पानी में दूर तैर जाता है और तुरंत एक नया निवास बनाना शुरू कर देता है। ये परित्यक्त छोड़ा हुआ घर तुरंत अपनी दूसरी शानदार यात्रा शुरू करता है। ये चिपचिपे अवशेष एक स्नोबॉल की तरह नीचे उतरने की प्रक्रिया में लगातार आसपास बिखरे हुए छोटे समुद्री हिमपात कणों को सोखते रहते हैं, जिससे उनका आयतन तेजी से बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ जाता है। ये परित्यक्त आवास गहरे समुद्र में कार्बन पंप एक्सेलरेटर बन जाते हैं। सामान्य मलबे के कण बेहद धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और रास्ते में बैक्टीरिया द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लेकिन लार्वाशिया द्वारा छोड़े गए विशाल जाल बैग प्रतिदिन सैकड़ों मीटर की गति से तेजी से गिर सकते हैं। वे सूक्ष्म जीवों के घटन को दरकिनार करते हुए वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन तत्वों को अत्यंत उच्च दक्षता के साथ हजारों मीटर गहरे रसातल के समुद्री तल तक पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ समुद्री क्षेत्रों में ये परित्यक्त बलगम संरचनाएं गहरे समुद्री कार्बन प्रवाह के 1/3 से भी अधिक का योगदान करती हैं। जब ये ऊर्ध्वाधर अंतिम संस्कार समुद्री तल पर पहुंचता है तो वे उन बंजर रसातल के शिकारियों के लिए एक समृद्ध दावत प्रदान करते हैं और लाखों वर्ष बीतेमाने पर कार्बन तत्वों को पृथ्वी की परतों की स्थिति में बंद कर देते हैं। गहरे समुद्र की शांति में ये सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रभावशाली जलवायु विनियमन महाकाव्य है। जब हम सूर्य के पहुंचने वाली अंतिम सीमा को पार करते हुए धीरे धीरे 1000 मीटर से अधिक गहरे आधी रात के क्षेत्र मिडनाइट जोन में उतरते हैं तो दुनिया एक पूर्ण और शुद्ध गहराई में डूब जाती है। यहाँ का दबाव सतह की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है, जो हर इंच जगह को भारी रूप से संपीड़ित करता है। तापमान हमेशा हिमांक बिंदु के करीब रहता है। ठंडक एक छाया की तरह पीछा करती है। हालांकि अंधकार द्वारा स्थायी रूप से शासित इस रसातल में एक भव्य और शांत चमत्कार लगातार चल रहा है। वो हजारों मीटर को पार करते हुए समुद्री सतह से धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ समुद्री हिमपात, मरीन स्नो है। यदि आप इस समय एक गहरे समुद्र की पनडुब्बी में यात्रा कर रहे हैं और शक्तिशाली सर्चलाइट चालू करते हैं तो आपको काले पानी में अनगिनत रुई जैसे सफ़ेद कण निलंबित और घूमते हुए दिखाई देंगे। वे सर्दियों की रात में आकाश में उड़ते हुए तारों की तरह दिखते हैं, या धीमे गति वाले कैमरे में कैद एक बर्फीले तूफान की तरह। ये ठंडे क्रिस्टल नहीं है, बल्कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच जीवन द्वारा छोड़े गए निशान हैं। समुद्री हिमपात कहे जाने वाले ये कण मुख्य रूप से सूक्ष्म प्लवक के अवशेषों, समुद्री जीवों के उत्सर्जों, जित पदार्थों और कुछ जीवों द्वारा स्रावित चिपचिपे बलगम से बने होते हैं। वे ऊपरी समुद्री सतह के धूप वाले क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और गुरुत्वाकर्षण के साथ इस लंबी और धीमी यात्रा को शुरू करते हैं। हर मीटर नीचे जाने में कई घंटे या यहाँ तक कि कई दिन लग सकते हैं और अंततः अंधेरे रसातल में ये दृश्य और जीवन की दावत बन जाती है। आधी रात के क्षेत्र से नीचे उन जीवों के लिए जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, समुद्री हिमपात केवल एक सुंदर दृश्य नहीं है, ये उनका एकमात्र जीवन रेखा के समान स्थायी भोजन स्रोत है। यहाँ जीवन का संचालन पूरी तरह से अलग है। गहरे समुद्र के खोजकर्ताओं ने रहस्यमय वैम्पायर स्क्विड का अवलोकन किया है, जो शिकार नहीं करते बल्कि रेशम जैसे पतले संवेदी तंतुओं को फैलाते हैं और समुद्री हिमपात की वर्षा में चुपचाप इन पोषक तत्वों से भरपूर टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं। वे विशाल लार्वाशिया,
जो बलगम जैसे दिखते हैं। विशाल बलगम फिल्टर जाल बुनते हैं, जो कीट पकड़ने वाले जाल की तरह नीचे गिरने वाले हिमपात को रोकते हैं। समुद्री हिमपात का हर कण सूर्य से ऊर्जा और समुद्री सतह से जीवन की सांस लेता है, इस बंजर क्षेत्र को पोषण देता है और एक विशाल तथा जटिल गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये शांत हिमपात पृथ्वी के बायोपंप का केंद्रीय हिस्सा है। जब ये कार्बन समृद्ध कण गहरे समुद्र में डूबते हैं तो वे वास्तव में पृथ्वी को ठंडा करने में मदद कर रहे होते हैं। हर साल लाखों टन कार्बन समुद्री हिमपात के साथ सतह से परे भेज दिया जाता है और अंततः समुद्री तल में जमा हो जाता है, जो कीचड़ जैसी मोटी नरम मिट्टी ऊज में बदल जाता है। ये जमाव न केवल जनों का भोजन है, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के विशाल सुरक्षित तिजोरी भी हैं, जो हजारों मीटर नीचे अंधकार में सैकड़ों, यहां तक कि हजारों वर्षों तक कार्बन को सीलबंद रखते हैं। यदि ये गुमनाम समुद्री हिमपात न होता तो पृथ्वी का जलवायु संतुलन पूरी तरह से ढह जाता और महासागर की गहराई भी वास्तव में जीवन का मृत क्षेत्र बन जाती। जब समुद्री हिमपात अंततः उस बंजर समुद्री तल को छूता है तो वे विरासत पर जमी धूल की तरह प्राचीन रहस्यों को धीरे धीरे दफन कर देते हैं। ये एक दृश्य काव्य है और एक रासायनिक पराक्रम भी। समुद्री हिमपात अत्यधिक शांति में गिरता है। हर कण एक संदेशवाहक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो चमकीली लहरों और शाश्वत रसातल को जोड़ता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र में गिरने वाली तारों की इस वर्षा के कारण जीवन की लौ सबसे चरम ठंड और एकांत में भी दृढ़ता से और चमकते हुए जलती रहती है। आइए समय के घने कोहरे को चीरते हुए अपनी सोच को 20वीं सदी के मध्य में ले चलें, उस मासूम युग में जब गहरे समुद्र की खोज अभी अपनी शुरुआती दौर में थी। उस समय महासागर की गहराइयों के बारे में मानव का अधिकांश ज्ञान ठंडे ट्रोनी से आता था। वैज्ञानिक केवल टूटे हुए नमूनों के माध्यम से समुद्र तल की कल्पना कर सकते थे। हालांकि परिवर्तन 1934 में एक शांत दोपहर को हुआ, बरमूडा द्वीप समूह के बाहर के गहरे समुद्री क्षेत्र में। प्रकृतिवादी विलियम बीबे और इंजीनियर ओटिस बार्टन केवल 5 फीट चौड़े बैथिस्फीयर नामक एक कच्चा लोहा के गोले में सिकुड़े हुए थे। जैसे ही भारी स्टील केबल धीरे धीरे छोड़े गए, मानव सभ्यता का ये बीज शाश्वत अंधकार में गिर गया। जब बैथिस्फीयर कुछ 100 मीटर गहराई तक नीचे गया और प्रकाश लगभग पूरी तरह से निगल लिया गया, तो बीबे ने छोटी क्वार्ट्ज कांच की खिड़की के सामने अपनी सांस रोक ली। सर्चलाइट की तेज रोशनी में उन्होंने कुछ भी खाली नहीं देखा, बल्कि एक अंतहीन पाताल में उड़ता हुआ सफ़ेद बर्फीला तूफान देखा। उन्होंने इन हल्के, छोटे और लगातार गिरते हुए कार्बनिक टुकड़ों को समुद्री हिमपात नो स्नोफ्लेक्स के रूप में वर्णित किया। इस रोमांटिक शब्द को बाद में प्रसिद्ध समुद्री लेखिका रेचल कार्सन ने अपनी महान कृति द सी अराउंड अस ने डस में आत्मा थी। ये एक ऐतिहासिक खोज थी। पहली बार मानव ने महसूस किया कि समुद्री सतह और रसातल के बीच कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वे एक शांत हिमपात से कसकर जुड़े हुए हैं। बीबे ने उस बंद और ऑक्सीजन की गंध वाले स्टील के गोले में अपनी आंखों से देखा कि कैसे जीवन के टुकड़े उल्का वर्षा की तरह कई किलोमीटर की गहराई को पार करते हुए भूखे बंजर क्षेत्र में जीवन लाते हैं। समय के साथ वो साहसिक एक झलक अब अत्यंत सटीक समुद्री इंजीनियरिंग और मात्रात्मक विज्ञान में बदल गई है। गहरे समुद्र में कार्बन चक्र की धड़कन को सटीक रूप से समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अब केवल पनडुब्बियों में अवलोकन पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने गहरे समुद्र के मूक रखवालों सेडिमेंट ट्रैप्स को भेजा है। ये उपकरण विशाल फनन जैसे दिखते हैं, जो हजारों मीटर गहरे काले पानी के स्तंभ में निलंबित रहते हैं और चुपचाप अपना मुंह खोलकर हर गिरने वाले कार्बन कण को ग्रहण करते हैं। इनकी आंतरिक सटीकता विस्मयकारी है। फनल के नीचे एक रिवॉल्वर जैसे स्वचालित घूंडन प्लेट जुड़ी होती है, जिस पर दर्जनों नमूना बोतलें एंटीसेप्टिक द्रव से भरी हुई करीने से व्यवस्थित होती हैं। 1 साल की तैनाती के दौरान अंतर्निर्मित उच्च सटीकता वाली घड़ी मोटर को चलाती है और पूर्व निर्धारित मौसम या महीने में प्लेट को सटीक रूप से घुमाती है, जिससे हर नमूना बोतल गहरे समुद्री हिमपात के मौसम का एक खंड प्रस्तुत करती है। इन छोटे कणों के माध्यम से वैज्ञानिक समुद्री हिमपात की भौतिक बनावट, रासायनिक संरचना और उनके द्वारा ले जाए गए कार्बन प्रवाह डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हिमपात का हर टुकड़ा एक सूक्ष्म कैप्सूल की तरह है, जो सतह के वायुमंडल के कार्बन की जानकारी को समेटे हुए है और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में धीरे धीरे नीचे गिरता है, अंततः समुद्री तल पर मोटी कीचड़ बनाता है। बीबे की बैथिस्फीयर में उस विस्मयकारी सांस से लेकर समकालीन समुद्री हजारों वायुमंडलीय दबाव में सटीक यांत्रिक घुमाव तक
समुद्री हिमपात का मानव अवलोकन का ऐतिहासिक पदचिह्न वास्तव में पृथ्वी के नीले हृदय द्वारा वैश्विक जलवायु को कैसे विनियमित किया जाता है, इसकी व्याख्या करने के लिए हमारे संघर्ष का इतिहास है। प्लेट का हर क्लिक उस शांत हिमपात की कहानी कह रहा है जो कभी नहीं रुका और सदियों से चला आ रहा है। नीले महासागर की रेशमी चिकनी सतह के नीचे हजारों मील तक फैला एक कार्बन चक्र का लंबा अभियान चुपचाप चल रहा है। ये कोई कठोर औद्योगिक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अरबों छोटे जीवों द्वारा मिलकर बुनी गई बायोपंप की एक गाथा है। जब सुबह की पहली किरण जगमगाती समुद्री सतह पर पड़ती है तो वे छोटे पादप प्लवक क्रिस्टल क्लियर हरे कारखानों की तरह गर्म पानी की परत में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लालच से सोखते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश और गैस को जीवन के पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ये तो केवल कहानी की प्रस्तावना है। सच्चा और भव्य चमत्कार तब होता है जब ये जीव मर जाते हैं या खा लिए जाते हैं और फिर उन कभी न रुकने वाले शांत हिमपात में बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बायोपंप कहे जाने वाले इस तंत्र के संचालन का मूल एक अत्यंत सूक्ष्म भौतिक और जैविक सहयोग में निहित है। जब छोटे कार्बनिक अवशेष प्लवक के उत्सर्जित कण महासागर में पारदर्शी एक्सोपॉलीमर कण टैप एक्सोपॉलीमर पार्टिकल्स नामक एक चिपचिमे पदार्थ की क्रिया के तहत वे एक स्नोबॉल की तरह आपस में टकराना और संघनित होना शुरू करते हैं। इस पदार्थ को गहरे समुद्र का गोंद कहा जाता है, जो मूल रूप से धूल के कणों जैसे हल्के और समुद्री धाराओं द्वारा आसानी से बिखर जाने वाले टुकड़ों को धीरे धीरे नग्न आंखों से दिखाई देने वाले मुलायम रुई जैसे सफ़ेद गुच्छों में यही समुद्री हिमपात मरीन स्नो है एकत्रित करता है। समुद्री हिमपात का निर्माण बायोपंप की दक्षता की कुंजी है। ये मूल रूप से छोटे कार्बनिक कार्बन को पर्याप्त वजन और घनत्व प्रदान करता है, जिससे वो गुरुत्वाकर्षण के सौम्य खिंचाव में ऊपरी समुद्री जल के विक्षोभ से निडर होकर टूट सके और उस ठंडे और शाश्वत रसातल की ओर गिर सके। जैसे जैसे ये सफ़ेद तारकीय धूल धीरे धीरे नीचे गिरती है, वे उस गोधूली क्षेत्र ट्वाइलाइट जोन को पार करते हैं, जहां प्रकाश धीरे धीरे गायब हो जाता है। यहाँ हालांकि अनगिनत विचित्र गहरे समुद्र के निवासी अपना मुंह खोले हुए आकाश से गिरने वाली इस मूल्यवान दावत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बायोपंप का संचालन इतना भव्य और निरंतर है कि कार्बन हिमपात का एक बड़ा अनुपात शिकारियों के हमले से बचकर गहरे समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। नीचे उतरने की प्रक्रिया में ठंडा समुद्री जल धीरे धीरे इन हिमपात के टुकड़ों की संरचना को संपीड़ित करता है। पानी के तापमान में कमी सूक्ष्म जीवों द्वारा तारभय पदार्थों के विघटन की गति को धीमा कर देती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ये कार्बन कन्वेयर बेल्ट बड़ी मात्रा में कार्बन तत्वों को हजारों मीटर गहरे समुद्री तल तक पहुंचा सके। एक बार जब ये समुद्री हिमपात उस विशाल, बंजर और शांत गहरे समुद्री कीचड़ में गिर जाते हैं, तो उनके द्वारा लाया गया कार्बन 1000 साल तक चलने वाले बंद स्थान में प्रवेश कर जाता है। ये एक रसातल शरण अबिसल रिफ्यूज है, जो वायुमंडल से पूरी तरह से अलग है और पृथ्वी के सबसे बड़े दीर्घकालिक कार्बन भंडारण स्थलों में से एक है। ये शांत और नियमित तंत्र वास्तव में वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण स्टीयरिंग व्हील है। यदि ये कभी न रुकने वाला ऊर्ध्वाधर हिमपात ना होता तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता संतुलन खो देती और वैश्विक तापमान शायद कई डिग्री और बढ़ जाता। बायोपंप पृथ्वी के एक विशाल और कोमल परिसंचारी एयर कंडीशनर की तरह है, जो सतह की अतिरिक्त गर्मी की क्षमता को बर्फ के रूप में गहरे समुद्री तल में दफन कर देता है। जब हम उस गहरे, अंधेरे और स्थिर दिखने वाले समुद्री जल को देखते हैं तो हम वास्तव में इसके सबसे बड़े चयापचय तंत्र का अवलोकन कर रहे होते हैं कि कैसे इसने करोड़ों वर्षों में इस शांत हिमपात के माध्यम से पृथ्वी के तापमान की रक्षा की और जीवन के विकास में उस अत्यंत नाजुक और मूल्यवान जलवायु संतुलन को बनाए रखा। कई हफ्तों या यहाँ तक कि महीनों की ऊर्ध्वाधर यात्रा के बाद वायुमंडल और सूर्य की परछाई लिए हुए समुद्री हिमपात अंततः अपनी लंबी यात्रा के अंत तक पहुँच जाता है। ये एक अत्यंत धीमी और गंभीर गिरावट है, जिसमें ना तो टकराने की आवाज़ आती है, ना ही धूल का गुबार उठता है, बस एक भूतिया शांत विसर्जन होता है। जब ये सफ़ेद मलबा अंततः रसातल बेसिन के तल को छूता है, तो वो नीचे की मोटी, दम घोटने वाली गहरे समुद्र की नरम मिट्टी डीप सी ऊज के साथ एक हो जाता है। वहाँ समुद्री तल हमारी कल्पना के अनुसार कठोर, ठंडी चट्टानी परत नहीं है, बल्कि कई किलोमीटर मोटी, तरल स्मृति जैसी नरम परत है, जिसकी बनावट महीन मखमल और गाढ़ी क्रीम के बीच होती है। लगभग 0 डिग्री की भीषण ठंड में ये ऊपर की दुनिया से मिली विरासत को चुपचाप वहन करता है। ये विशाल गहरे समुद्री बेसिन पृथ्वी का सबसे बड़ा कैश
भंडार है। नरम मिट्टी के प्रत्येक घन सेंटीमीटर में लाखों वर्षों से प्राचीन जीवन के अवशेष गुंथे हुए हैं। वे अनगिनत छोटे डायटम के कांच के खोल, फोरामिनीफेरा, वेरा के कैल्शियस अवशेष और उन कार्बनिक पदार्थों के अवशेष हैं जिन्होंने बहुत पहले जीवन के निशान खो दिए हैं। वे एक अद्भुत धीमी गति से जमा होते हैं, औसतन हर 1000 साल में केवल 1 सेंटीमीटर से भी कम मोटे होते हैं। हालांकि ये चरम धीमापन ही कई किलोमीटर मोटी तलछटी परत का निर्माण करता है। ये जैविक अवशेषों द्वारा लिखी गई एक भूवैज्ञानिक इतिहास की पुस्तक है, जहां तलछट की प्रत्येक परत ने उस युग के समुद्री वातावरण को सीलबंद किया है और लाखों साल पहले के जलवायु परिवर्तनों और जैविक स्पंदनों को नमूनों की तरह सटीक रूप से सैकड़ों वायुमंडलीय दबावों के भारी दबाव के नीचे दबा दिया है। ये केवल एक प्राचीन कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि पृथ्वी का सबसे गहरा कार्बन खजाना भी है। जब समुद्री हिमपात नीचे बैठता है और इन परतों वाली नर्म मिट्टी में दब जाता है, तो वायुमंडल और ऊपरी समुद्री जल में घूमने वाले कार्बन तत्व पूरी तरह से पृथ्वी की पपड़ी की सबसे गहरी परतों में कैद हो जाते हैं। ये लाखों वर्षों की एक सीलिंग है जो जलवायु में गंभीर उतार चढ़ाव पैदा करने वाली महत्वपूर्ण तापीय ऊर्जा को गहरे समुद्र के गहरे रंग के कीचड़ में बदल देती है, जिससे वायुमंडल के संपर्क का मौका दूर हो जाता है। इन मोटी तलछटों की गहराई में सूक्ष्म जीव अभी भी अत्यंत धीमी गति से चयापचय कर रहे हैं, इन प्राचीन कार्बनिक अणुओं को अधिक स्थिर रूपों में परिवर्तित कर रहे हैं। इस अनंत गहरे समुद्री बंजर भूमि पर खड़े होकर कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी के सबसे पुराने संग्रह को देख रहे हैं। समुद्री हिमपात का हर आगमन इस मोटी पुस्तक में एक नया सूक्ष्म फुटनोट जोड़ रहा है। ये एक ऐसा पैमाना है जो मानव जीवन चक्र से परे है, जहां समय को घंटों या दिनों में नहीं मापा जाता, बल्कि तलछट की मोटाई और भूवैज्ञानिक युगों के परिवर्तन द्वारा परिभाषित किया जाता है। समुद्री हिमपात अंततः प्राचीन तलछट के साथ मिलकर एक हो जाता है, जो कार्बन चक्र में अंतरिक्ष और समय को पार करने वाली इस रहस्यमय यात्रा का प्रतीक है, और अंततः शाश्वत शांति में स्थिर हो जाती है। यहाँ कोई प्रकाश नहीं, कोई लहर नहीं, केवल अनंत दबाव और ठंडक, और वो है जो करोड़ों वर्षों से जारी है, कभी न रुकने वाला। पृथ्वी की ओर तलछट का जमाव। ये पृथ्वी पर सबसे शांत बंजर भूमि है, वो रसातल का मैदान जहां सूरज की रोशनी का भी नहीं पहुंच सकती। समुद्री सतह से 4000 मीटर नीचे के अत्यधिक उच्च दबाव में समुद्री जल इतना ठंडा है कि लगभग जमने वाला है। 2 डिग्री सेल्सियस का कम तापमान इस विशाल चिपचिपी निचली मिट्टी को कसकर घेरे हुए है। इस शाश्वत अंधकार में एकमात्र लय ऊपर हजारों मीटर से नीचे गिरने वाले समुद्री हिमपात से आती है। ये छोटे, हल्के चमकते हुए कार्बनिक टुकड़े प्रकाश संश्लेषण की दुनिया से मिली विरासत हैं। वे धीरे धीरे गिरते हैं, राख की तरह बंजर समुद्री तल की सतह को ढकते हैं। यहाँ रहने वाले बेंथिक जीवों के लिए ये शांत हिमपात कोई रोमांटिक दृश्य नहीं है, बल्कि इस जीवन वर्जित क्षेत्र में अस्तित्व बनाए रखने वाला एकमात्र उच्च ऊर्जा भोजन है। जब कैमरे की तेज रोशनी अंधकार को चीरती है, तो हम इस लंबे इंतजार का वास्तविक स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले समुद्री खीरे दिखाई देते हैं, जो गहरे समुद्र के सबसे मेहनती वैक्यूम क्लीनर हैं। उनके फूले हुए शरीर अर्धपारदर्शी बैंगनी या गुलाबी रंग के होते हैं, और वे लगभग शाश्वत धीमी गति से महीन कैंछट पर धीमी लकीरें बनाते हुए चलते हैं। समुद्री खीरे के शाखाओं में विकसित तशपक सटीक यांत्रिक हाथों की तरह सावधानी से निचली मिट्टी की सतह को साफ करते हैं। प्रत्येक तशपक अत्यंत संवेदनशील होता है। वे लगातार समुद्री हिमपात के टुकड़ों से मिली हुई मिट्टी और रेत को अपने मुंह में डालते रहते हैं। आंतों के माध्यम से बंजर खनिजों को छानते हैं और केवल कार्बन तथा प्रोटीन से भरपूर उन मूल्यवान कार्बनिक अणुओं को छोड़ते हैं। समुद्री खीरे के लिए हर 1 सेंटीमीटर की गति एक ऊर्जा का जुआ है। उन्हें कम से कम शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हुए अधिकतम पोषण प्राप्त करना होता है। ये एक ऐसी उत्तरजीविता बुद्धिमत्ता है जो चरम वातावरण में विकसित हुई है। कुछ ही दूरी पर अजीब आकार के समुद्री तारे, स्टारफिश और लंबी भुजाओं वाले भंगुर तारे, ब्रिटल स्टार्स, समुद्री तल पर स्थिर मूर्तियों की तरह बिखरे पड़े हैं। उथले समुद्र के अपने चंचल रिश्तेदारों के विपरीत गहरे समुद्र के समुद्री तारे एकदम घोटने वाली शांत सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। उनके नलीदार पैर मिट्टी में धीरे धीरे बदलते रहते हैं और उन्हें अपने शरीर की लंबाई के बराबर चलने में कई घंटे लग सकते हैं। हालांकि जब सेंसर आसपास ताजे गिरे हुए समुद्री हिमपात या किसी जैविक अवशेष की गंध का पता लगाते हैं, तो ये स्थिरता एक अत्यंत उद्देश्यपूर्ण धीमी गति में बदल जाती है।
वे अंतरिक्ष में तैरते अंतरिक्ष यात्रियों की तरह हैं, लगभग भारहीन दबाव और अंधकार में आकाश से गिरने वाले उस पोषण को सटीक रूप से ढूंढते हैं, अपने शरीर को उस पर ढकते हैं और कई दिनों तक चलने वाले धीमी पाचन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और इस दावत के आसपास अपेक्षाकृत तेजी से चलने वाले गहरे समुद्र के क्रस्टेशियन हैं। वे छोटे लेकिन लालची एम्फीपॉड जीव भूतिया सफ़ेद छायाओं के झुंड की तरह कैमरे की रोशनी में असाधारण रूप से व्यस्त दिखते हैं। उनके पास अत्यंत विकसित रसायनग्राही कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो सैकड़ों मीटर दूर से उच्च ऊर्जा वाले मलबे की गंध को महसूस कर सकते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ गिरने वाली जगह पर झुंड में इकट्ठा होते हैं और तेजी तथा विस्फोटक गति से फाड़ते और चबाते हैं, जिससे समुद्री हिमपात के बड़े गुच्छे छोटे कणों में टूट जाते हैं। इन क्रस्टेशियन की गतिविधियां अनजाने में बेंथिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्षणिक अराजकता और जीवन शक्ति भर देती हैं। उनके खाए हुए अवशेष तुरंत नीचे की मिट्टी में फिर से डूब जाते हैं और आने वाले दिनों या हफ्तों में समुद्री खीरे और समुद्री तारों के लिए भोजन बन जाते हैं। रसातल के तल पर होने वाला ये लंबा इंतजार वास्तव में पृथ्वी के कार्बन चक्र का एक महत्वपूर्ण लेकिन सबसे आसानी से अनदेखा किया जाने वाला हिस्सा है। जब ये बेंथिक जीव धीरे धीरे समुद्री हिमपात को खाते हैं तो वे वास्तव में उन कार्बन तत्वों को संसाधित कर रहे होते हैं जो वायुमंडल से आते हैं और प्लवक द्वारा स्थिर किए गए थे। पाचन और उत्सर्जन के माध्यम से कार्बन समुद्री तल की तलछट में गहराई से दब जाता है और भूवैज्ञानिक पैमाने पर दीर्घकालिक भंडारण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जीवन की गति को अत्यधिक धीमा कर दिया गया है। स्पर्शक का हर हिलना, नलीदार पैर का हर पार करना समय के खिलाफ एक लड़ाई है और ये वैश्विक गहराई पार पदार्थ स्थानांतरण को पूरा करना भी है। गहरे समुद्र की इस शांति में ये जीव अपनी लगभग शाश्वत धैर्य के साथ चुपचाप इस ग्रह के सबसे गहरे जीवन चक्र की रक्षा करते हैं। हजारों मीटर की दूरी और कई हफ्तों तक चली ऊर्ध्वाधर यात्रा के अंत में बचा हुआ समुद्री हिमपात अंततः उस बंजर भूमि पर पहुंच जाता है जिसे सूरज की रोशनी ने पूरी तरह से भुला दिया है, गहरे समुद्र का मैदान। यह एक शाश्वत शांति का क्षेत्र है जहां अत्यंत धीमी गहरे समुद्री धाराओं के अलावा समय ने अपनी माप खो दी है। जब ये महीन कार्बनिक अवशेष और सूक्ष्म जीवों के खनिजयुक्त कंकाल लाखों साल पुरानी निचली मिट्टी पर धीरे धीरे और दृढ़ता से जमा होते हैं तो वे औपचारिक रूप से कोलाहलपूर्ण जैविक चक्र को अलविदा कहते हुए भूवैज्ञानिक समय की दहलीज में कदम रखते हैं। गहरे समुद्र के अत्यधिक कम तापमान और प्रति वर्ग सेंटीमीटर सैकड़ों किलोग्राम से अधिक के भयानक दबाव में एक शानदार और शांत रासायनिक कीमिया गोरी चुपचाप शुरू होती है। तलछट का हर एक सेंटीमीटर हजारों वर्षों के हिमपात की यादों को समेटे हुए है। जैसे जैसे समय की सुई धीरे धीरे घूमती है, ऊपरी परतों में लगातार जमा होने वाला तलछटी भार एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस की तरह निचली समुद्री हिमपात के बीच से छिद्रों के पानी को निर्दयता से बाहर निकाल देता है। ये डायजेनेसिस नामक एक लंबी रूपांतरण प्रक्रिया है। मूल रूप से रुई जैसे नरम जैविक अवशेष दबाव और रासायनिक बंधन के दोहरे प्रभाव में आणविक संरचना का पुनर्गठन करना शुरू करते हैं। कैल्शियम से भरपूर कोकोलिथ के खोल और फुरामिनीफेरा के अवशेष धीरे धीरे संपीड़ित और खनिज युक्त होते हैं और अंततः कठोर चूना पत्थर या चाक की परतों में विकसित होते हैं, जबकि शेष कार्बनिक कार्बन को शेल और मडस्टोन के क्रिस्टलीय जाली में कैद कर दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध डोवर की सफ़ेद चट्टानें लाखों वर्षों के गहरे समुद्री हिमपात के सतह पर उठने का एक शानदार प्रमाण है। हालांकि ये अंत नहीं है, बल्कि कार्बन तत्वों के पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कन्वेयर बेल्ट में भाग लेने की शुरुआत है। ये चट्टानी परतें, जिनमें प्राचीन वायुमंडलीय निशान सीलबंद हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया के साथ प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर की गति से समुद्री खाइयों की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वहां वे अंतिम भूवैज्ञानिक परीक्षा का सामना करेंगे। जैसे जैसे महासागरीय प्लेटें गर्म मेंटल तल की गहराई में सबडक्ट करती हैं, अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च दबाव के नरक में कार्बन परमाणु आगे भी परिवर्तित हो सकते हैं या ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ वायुमंडल में वापस आ सकते हैं या प्लेटों के टकराने से ऊपर उठकर भूमि पर विशाल पर्वतों में बदल सकते हैं। इस क्षण हमने अंततः बायोपंप के अंतिम मिशन को पूरी तरह से देखा है। मूल रूप से वायुमंडल में बिखरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री प्रकाश संश्लेषण द्वारा पकड़ी गई हल्के हिमपात में बदलकर रसातल में गिरती है और अंततः लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों वर्षों के भूगर्भीय चक्र में ठंडी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। ये जीवमंडल और स्थलमंडल के बीच एक पवित्र स्थानांतरण है। गहरे समुद्र की तलछट पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन भंडार की भूमिका निभाती है, चुपचाप ग्रह के तापमान को नियंत्रित करती है, जिससे जीवन विविध जलवायु इतिहास में पनप सके। पृथ्वी के नीचे दबे कार्बन का हर एक परमाणु इस लंबी यात्रा का साक्षी है।
वे चट्टानों के कारावास में चुपचाप इस ग्रह के शाश्वत संतुलन की रक्षा करते हैं।